हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं i20 में आपको कौन कौन से नेगेटिव देखने को मिलते हैं, इसमें क्या क्या कमियां है और कंपनी के द्वारा क्या क्या कॉस्ट कटिंग की गई है, कौन कौन सी चीज़ें हल्की लगाई गई है या कौन कौन सी चीज़ें ऐसी लगाई गई है जिससे कि आपका सिर खराब हो जाएगा, ऐसे मूड खराब हो जाएगा इस गाड़ी के लिए। और अब आप ये कमेंट मत करने लग जाना कि ये गाड़ी फिर तूने क्यों ली। इसके नेगेटिव से भी दुगने से भी ज़्यादा इसके पॉजिटिव है, जिसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं सबसे पहले नेगेटिव के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, फिर आगे आपको पॉजिटिव के ऊपर भी वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको इसके नेगेटिव फीचर्स, जो कि लगभग मैंने 32 फीचर्स को इस नोटबुक में नोट कर लिया है, जो कि मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा। एक एक करके आपको बता देता हूँ। इस कार में सबसे पहले फर्स्ट नेगेटिव चीज़ आपको ये लगेगी, इसका ब्लैक इंटीरियर, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। यहाँ पर ये वायरलेस चार्जिंग वाला तो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, और यहाँ पर डस्ट गिर जाती है जो कि निकलती नहीं है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, एक ही दिन में गंदा हो जाता है। अगर आप आज साफ करोगे तो ये शाम तक वापस से गंदा हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी गंदगी जमा हो गई है, पूरे ब्लैक इंटीरियर पर गंदगी जमा हो गई है, जो कि सामने से ही दिखती है। तो इसका फर्स्ट नेगेटिव यही है। इसके अंदर के ब्लैक इंटीरियर के अलावा आपको बाहर भी यहाँ पे जो पियानो ब्लैक फिनिश में ये दिया गया है, ये भी बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। और ये सामने की तरफ जो पियानो ब्लैक में दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है ये ग्रिल। और इसको साफ करने में भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि ये इतने ऐसे कट वाले है, तो इसको साफ करने के लिए हमको ऐसे कटवाइज कटवाइज करना पड़ता है। यहाँ से तो हम ऐसे साफ कर दे, लेकिन यहाँ पर हमें इसको ऐसे आराम से साफ करना पड़ता है कपड़े से। चलते हैं सेकंड नेगेटिव या कॉस्ट कटिंग या कुछ भी बोल सकते हो आप, तो उसकी तरफ चलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, इसमें कुछ नेगेटिव्स आपको पसंद आ भी सकते हैं और कुछ के लिए आप ऐसे बोलेंगे कि ये तो होता है, वैसे होता है, ये वैसे होता है। मेरे को जो मेरे मन में नेगेटिव लगे और मुझे अच्छे नहीं लगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका सेकंड नेगेटिव ये है कि ये जो सनवाइजर है, आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर हम जब लाते हैं तो यहाँ पर पूरा नहीं आता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पूरा नहीं आता है, और यहाँ से आपको सूरज की धूप डायरेक्ट आंखों में लगेगी। तो ये थोड़ा और बड़ा कर देती तो यहाँ तक आ जाता। सेकंड नेगेटिव यही है। थर्ड नेगेटिव है इसका ये एम्बियंट लाइटिंग, जो कि आपको दरवाजे खोलते ही यहाँ पे दिखेगी एम्बियंट लाइटिंग। तो इसकी ये नेगेटिव नहीं है, वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका एक ऑन ऑफ स्विच भी देना चाहिए था कंपनी को। बाकी चीज़ों के लिए ऑन ऑफ स्विच दिए हुए हैं, तो इसके लिए भी ऑन ऑफ स्विच दिए हुए होने चाहिए थे। अगर कुछ लोगों को ये एम्बियंट लाइटिंग पसंद नहीं आती है, तो उनके लिए वो चॉइस रहती कि आप उनको बंद कर सकते हैं। इसे आप बंद नहीं कर सकते एम्बियंट लाइटिंग को, तो ये एक बड़ा नेगेटिव है। क्योंकि कुछ लोगों को एम्बियंट लाइटिंग पसंद है, कुछ लोगों को एम्बियंट लाइटिंग पसंद नहीं है। और अगर हम इसके तार को कटवा कर या कोई इसको बंद करने की कोशिश करते हैं, तो वारंटी अवॉइड हो जाती है। नंबर 4 पर जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, वो है इसमें शॉक सेंसर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही कार को हम मारते हैं लॉक करने के बाद, तो यहाँ पे कोई भी शॉक सेंसर एक्टिवेट नहीं होता है और कोई भी अलार्म नहीं बजता है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूंगा। नंबर 5 पर जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, वो है इसके एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। दोस्तों, स्पोर्ट्स मॉडल में तो आपको ये वायरलेस देखने को मिलते हैं, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, लेकिन ये जो एस्टा और एस्टा ऑप्शनल मॉडल है, इसमें आपको वायर्ड देखने को मिलते हैं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये निचले मॉडल में तो वायरलेस दे रहे हैं और ऊपरले मॉडल में ये वायर्ड दे रहे हैं। तो मुझे ये पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर आदमी 7 लाख रुपए देगा तो उसको अच्छी चीज़ मिलेगी, और 11 लाख देगा तो उसको बुरी चीज़ मिलेगी। ये कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि ये वायर से लगाओ और उसमें ज़्यादा परेशानी होती है। इसमें वायरलेस देना चाहिए था। अब चलते हैं 6 नंबर के नेगेटिव पॉइंट की तरफ। तो इसके लिए हमें पीछे की तरफ चलना होगा। पीछे की तरफ आ चुका हूँ। तो पीछे की तरफ सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर मोबाइल रखने, कप होल्डर रखने, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं दिया हुआ है इस आर्म रेस्ट में। तो अगर आर्म रेस्ट लगाया जाता तो इसमें एक दो चीज़ और लगा देते, उसमें कंपनी का क्या जाता था। नंबर 8 के नेगेटिव की तरफ बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है, और इसी के कारण इस कार की सेल भी कम होगी बिल्कुल,
क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस कार की जो पिछले वाली i20 थी उससे लगभग 100 किलो तक वजन कम कर दिया है। और इसका हमने कर्ब टेस्ट भी किया था, जिसमें कि मैं ये बताना भूल गया था कि इसमें 30 kg के आसपास पेट्रोल भी था। तो ये लगभग 1000 kg के आसपास इसका वजन आया था। मैंने कर्ब टेस्ट किया था, उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये दरवाजे बहुत ही हल्की क्वालिटी के है। ऐसे थोड़ा बहुत मारने से तो ये बंद ही नहीं होता है, ज्यादा जोर लगाकर मारेंगे तभी बंद होता है। जैसा कि मैं अभी बाहर से भी दिखा देता हूँ, अभी जोर से मारा तो ये बंद हो गया, जबकि यहाँ से मारेंगे तो ये बंद नहीं होगा। तो मैं अभी ये तो नहीं बता सकता कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है या बुरी है पिछली i20 से, क्योंकि मैंने अभी तक पिछली i20 को नहीं देखा है, तो मैं ये नहीं बता सकता। लेकिन ये दरवाजे बहुत ही जोर से मारने पर ही जुड़ते हैं, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगर एनसीएबी की क्रश टेस्ट रेटिंग में इसको कम कम रेटिंग मिलती है तो इसकी सेल्स पर भी बहुत असर पड़ेगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर जो आपको ये IRVM मिलता है वो डे नाइट वाला मिलता है, लेकिन ये ऑटो डिम नहीं मिलता, ऑटोमेटिक नहीं होता, इसको आपको मैनुअल रूप से एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने ये जो सभी नेगेटिव्स बताए ये उनको लगभग टॉप मॉडल में तो डालने चाहिए थे, नीचे के मॉडल में तो वो अपनी मर्जी से डाल सकते थे, लेकिन ये तो इसका टॉप मॉडल है, इसमें तो इसको उनको डालना चाहिए था। तो यहाँ पे डे नाइट IRVM को मैनुअल रूप से दिया है, जबकि बाकी कंपनी की कार्स है जो कि 11-12 लाख रुपए में आती है, उनमें ये ऑटो डिम वाला मिल जाता है। तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इसमें भी कंपनी ने बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की है। अब चलते हैं अगले नेगेटिव पॉइंट की तरफ। तो जब आप यहाँ पे ORVM को फोल्ड कर देंगे तो अब हम बाहर चल के ही देखेंगे इसका अगला नेगेटिव पॉइंट। वैसे मुझे ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि लगभग सभी कार्स में ऐसे ही आता है, लेकिन ये यहाँ पर ज़्यादा ही बाहर निकला हुआ है कुछ, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे ज़्यादा ही बाहर निकला हुआ है। ये अगर थोड़ा सा और अंदर हो जाता तो अच्छा ही रहता। आपको दिख रहा होगा जैसा कि ये आधा ही बंद होता है और आधा खुला रहता है। अब चलते हैं इसके अगले नेगेटिव पॉइंट की तरफ। तो इसका अगला नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर जो पीछे ये ऐसी वेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से बिल्कुल ही ना के बराबर हवा आती है। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, अगर हम ब्लोअर की स्पीड को फुल पर सेट करेंगे तभी जाकर इनमें थोड़ी बहुत हवा आती है, अगर हम लो पर रखेंगे तो यहाँ तक हवा पहुंच ही नहीं पाती है। नंबर 8 के नेगेटिव की तरफ बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है और इसी के कारण इस कार की सेल भी कम होगी बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस कार की जो पिछले वाली i20 थी उससे लगभग 100 किलो तक वजन कम कर दिया है। और इसका हमने कर्ब टेस्ट भी किया था, जिसमें कि मैं ये बताना भूल गया था कि इसमें 30 kg के आसपास पेट्रोल भी था। तो ये लगभग 1000 kg के आसपास इसका वजन आया था। मैंने कर्ब टेस्ट किया था, उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये दरवाजे बहुत ही हल्की क्वालिटी के है, ऐसे थोड़ा बहुत मारने से तो ये बंद ही नहीं होता है, ज्यादा जोर लगाकर मारेंगे तभी बंद होता है। जैसा कि मैं अभी बाहर से भी दिखा देता हूँ, अभी जोर से मारा तो ये बंद हो गया, जबकि यहाँ से मारेंगे तो ये बंद नहीं होगा। तो मैं अभी ये तो नहीं बता सकता कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है या बुरी है पिछली i20 से, क्योंकि मैंने अभी तक पिछली i20 को नहीं देखा है, तो मैं ये नहीं बता सकता। लेकिन ये दरवाजे बहुत ही जोर से मारने पर ही जुड़ते हैं, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगर एनसीएबी की क्रश टेस्ट रेटिंग में इसको कम कम रेटिंग मिलती है तो इसकी सेल्स पर भी बहुत असर पड़ेगा। पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो ये हेड रेस्ट दिए हुए है वो बहुत ही हार्ड है। यहाँ पर अगर आप सर रखते हैं तो ऐसे बहुत ही हार्ड लगता है, ये जैसे कोई प्लास्टिक हो। दबाने में भी बहुत ही ज़्यादा जोर लगाने पर दबता है। सीट्स वाला कुशन यहाँ पर नहीं दिया गया है, ये कुछ हार्ड टाइप में दिया हुआ है। तो ये वैसे तो ज़्यादा नोटिस करने लायक नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की तरफ। इसका नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आपको पावर चाहिए तो आपको ये 1.2 पेट्रोल वाला इंजन नहीं खरीदना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो ये 1.2 पेट्रोल क्लच के साथ इंजन है पेट्रोल में, जिसमें कि 5 आगे के गियर और एक पीछे का गियर बॉक्स आता है। जैसे कि
जैसे कि अगर हम सेकंड या थर्ड गियर में डालेंगे तभी ये ओवरटेक कर सकती है, इसमें पावर तभी आती है। 1500 आरपीएम के लगभग तो इसमें बिल्कुल भी पावर नहीं रहती है, इसमें लगभग 2000 2500 आरपीएम के लगभग पावर रहती है। और वो सेकंड गियर डालने पर भी सेकंड गियर या थर्ड गियर डालने पर ही ओवरटेक कर सकती है। मैंने अब तक 1000 किलोमीटर चलाया है, ये उसके अनुमान पर कह रहा हूँ, अंडर पावर है थोड़ी बहुत। तो अगर आपको पावर चाहिए तो इसका टर्बो और डीजल वाला ले सकते हैं, उसमें आपको भरपूर पावर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट के बारे में। तो इसका नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है, जैसे कि अभी मैं लाइट्स को ऑन कर देता हूँ, तो अभी मैंने पार्किंग लाइट्स को ऑन कर दी, जैसा कि आपको दिख रही होगी। लो बीम ऑन कर दिए मैंने। अगर लो बीम ऑन करेंगे तो यहाँ पे सभी चीज़ों में, सभी बटन्स में लाइट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल में, हेडलाइट्स के कंट्रोल में, और यहाँ पे ये विंडोज के और यहाँ पर किसी भी कंट्रोल में लाइट नहीं आती है। केवल एक ड्राइवर साइड के विंडो के कंट्रोल में ही लाइट आती है, जैसा कि आपको दिख रही होगी, और किसी भी कंट्रोल में लाइट नहीं आती है। किसी भी बटन पर हम हाथ डालते हैं तो उसको पहले हमको अच्छी तरह से चेक करना पड़ता है कि ये उसी का बटन है या नहीं है। अगर यहाँ पर इन सभी बटन्स में लाइट दे देते तो हमको डायरेक्ट पता लग जाता है कि ये किसका बटन है। इस एक बटन में डाली थी तो इनमें भी डाल सकते थे। ये भी एक बड़ी कॉस्ट कटिंग है। और इसका नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर हम इसमें कार में म्यूजिक चला लेते हैं कोई, और कार चल रही होती है, और अगर हम कोई भी विंडो को ओपन कर देते हैं तो इसमें म्यूजिक में ऐसे अटक अटक कर आवाज़ आने लग जाती है। तो म्यूजिक बिल्कुल ही ख़राब लगता है और कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आप भी बता सकते हैं, नहीं तो ये पूरी सभी कार्स में है। अब पता नहीं ये बॉस के म्यूजिक सिस्टम के साथ ही है या सभी वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मेरे साथ तो है। अगर हाई स्पीड में मैं चल रहा हूँ और मैं कोई भी विंडो ओपन कर देता हूँ तो म्यूजिक की आवाज़ ऐसे बीच में अटक अटक कर आने लग जाती है, और जैसे मैं खिड़कियों को बंद करता हूँ तो ये सही हो जाती है। इस i20 के बारे में मैंने लगभग 35 पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स खोजे हैं, जिसको कि मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि इस पार्ट में अगर मैं सभी को कवर कर लेता तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता। तो आज के वीडियो में मैं इतने ही नेगेटिव पॉइंट्स को कवर करूंगा और बाकी के नेगेटिव पॉइंट्स को मैं अगले पार्ट में कवर करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसा कमेंट मत करना कि तुमने i20 क्यों खरीदी, क्योंकि उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके फीचर्स के बारे में सारे फीचर्स बताऊंगा कि इसमें क्या क्या ऐसे फीचर्स है जिसके कारण आपको i20 लेनी चाहिए। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।